हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, चाहे वो आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस चलता है जो कि पीसीआई के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है ER 2020 के अकॉर्डिंग। अब ये ER क्या है? तो देखिए, पहले दूसरा सिलेबस चलता था, लेकिन ER मतलब एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में पूरे ऑल इंडिया में एक सिलेबस चलाया गया और नया सिलेबस है। उसी सिलेबस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। तो आप अपने आप को अलग मत समझिएगा। यदि आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, हिमाचल से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपको इसी सिलेबस को पढ़ना है और यही एग्जाम पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, बस एक राज्य है मध्य प्रदेश जहां सिलेबस तो यही है, लेकिन वहां का एग्जाम पैटर्न अलग है। उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पहले से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ रखे होते हैं। बायोलॉजी सिंपली जीव विज्ञान आपने पढ़ा है, ह्यूमन के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, आप एक मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं आप, है ना, क्योंकि आपने डी फार्मा एक मेडिकल कोर्स है। तो आप जो भी चीजें पढ़ते हैं उसको कहाँ पर अप्लाई करना होता है? ह्यूमन के बॉडी पर। तो इसको थोड़ा डीप में जाकर पढ़ना है। ठीक है, अभी जो आप जान रहे हैं बायोलॉजी वो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा जाकर के डीपली पढ़ना है। डीपली कहने का मतलब क्या हो गया कि एनाटॉमी पढ़ना है और फिजियोलॉजी पढ़ना है। हर एक बॉडी ऑर्गन का जितना सिलेबस में है, सबका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है। सर, आप बार बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी कर रहे हैं, ये एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन तो आप समझ गए होंगे, इंसान। सबसे पहले सब वर्ड का मतलब समझिए। एनाटॉमी का मतलब होता है जब किसी भी बॉडी पार्ट का हम लोग उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। कैसे? मान लो आपका हार्ट है, हार्ट को क्या किए, कट किए, और कट करने के बाद हार्ट के अंदर का आंतरिक संरचना देखने लग गए कि उसके कितने लेयर हैं, उसमें कितने कक्ष यानी चैम्बर हैं, उसमें किस तरीके से कहां पर कौन सा वाल्व है। तो इस तरीके के चीजों को इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, उसके संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो एनाटॉमी कहलाता है। जबकि अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है, इसके लिए तो उसको काटने की जरूरत नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वो फिजियोलॉजी होता है। जैसे क्या, हार्ट का फंक्शन क्या है? तो लोग अफवाह उड़ा दिए हैं दिल के बारे में कि दिल से प्यार हो जाता है, किसी से दिल लग जाता है। दिल का इसमें कोई रोल नहीं है, वो सब हार्मोन का खेल होता है। दिल का मेनली काम होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट बीट करता है ना, हाँ ये लाइन सही है, गाना सुनेंगे आपने, दिल धक धक करने लगा, तो वो धक धक करता है। क्यों करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ताकि क्या हो, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर सके। तो मेनली इसका काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना। ठीक है, हार्ट का। तो अगर फिजियोलॉजी बोल देंगे तो ब्लड पंप कैसे करता है ये सारी चीजें पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एनाटॉमी बोल देंगे तो उसमें कैसा उसका बनावट है, कैसा संरचना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इंसान के अलग अलग बॉडी पार्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेनली फोकस दो ही चीज पे रहेगा, एक एनाटॉमी पे यानी आंतरिक संरचना, और एक फिजियोलॉजी यानी कि उसका कार्य। ठीक है, चलिए तो देखिए, एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर वही चीजें बता दिया है। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड एनाटोम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कटिंग अप। कोई भी चीज के स्ट्रक्चर की स्टडी तब आप कर पाएंगे जब उसको काट के देखेंगे। जैसे अमरूद बाहर से कैसा दिखता है ना, लेकिन जब उसे काटेंगे तो उसके अंदर छोटी छोटी बीज है ना, पल्प वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो काटने के बाद जो संरचना दिखता है उसकी स्टडी को ही एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी, साइंस ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, संरचना का विज्ञान है ये। जबकि फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन की स्टडी को कहते हैं साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। बेसिक टर्म थे, इसलिए मैंने बता दिया ताकि पूरा सिलेबस आपको समझ में अच्छे से आ सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर वाइज। टोटल कितने चैप्टर हैं वो आगे आप देखेंगे, लेकिन पहले नंबर चैप्टर पर आता है आपका स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी कि आप जो बॉडी ऑर्गन के अलग अलग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, अलग अलग बॉडी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका क्या स्कोप है। स्कोप कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको किस प्रकार से जानकारी मिलती है और आगे आपके लाइफ में कैसे हेल्पफुल है।
आपकी पढ़ाई में कैसे हेल्पफुल है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कोप, है ना, क्या फायदा मिलेगा पढ़ने से, तो ये पढ़ेंगे। प्लस अलग अलग टर्मिनोलॉजी होता है ना, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि आपके हार्ट के जस्ट सामने में क्या है, इस तरीके से आपको बोलना है। तो कहते हैं ना वहां पे सामने वर्ड नहीं, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, वेंट्रल, सेंट्रल, मिडिल लाइन, सेजिटल। तो अलग अलग बॉडी प्लेन होते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी होता है, अलग अलग बॉडी पोजीशंस होता है। तो सबके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ना है, बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, दूसरा चैप्टर है सेल। अब पूरे बॉडी का निर्माण हुआ किससे है, आपको पता होगा, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे बायोलॉजी। तो पूरे बॉडी का निर्माण एकदम इकाई यूनिट, जो फंक्शनल यूनिट है उसका सेल होता है ना। जैसे आपको मैं समझाता हूं कि पूरा एक मकान है, वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, तो उस ईंट को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ मकान कह सकते हैं। जस्ट लाइक दैट पूरा ह्यूमन बॉडी सेल से बना हुआ है, तो सेल पूरे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर सेल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए पूरा ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे होता है। जब सेल इकट्ठा होता है, सेल के ग्रुप को, एक समान जैसा सेल जिसका कार्य भी समान हो, वो जब एक जगह एकत्रित होता है, ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। तो सेल से टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यूज एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन बन जाता है, अलग अलग ऑर्गन, है ना, जैसे आपका हार्ट बन गया, लिवर बन गया, स्टोमक बन गया, अलग अलग बॉडी ऑर्गन है। फिर बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में जुड़ जाते हैं, साथ में मिलकर काम करने लगते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहले तो सेल के पूरे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, किसका क्या काम वगैरह है। उसके बाद है टिश्यू, बताया तो सेल के बाद क्या होता है, क्या बनता है, टिश्यूज। तो टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज में आपके अलग अलग 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और उसके सब टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी उसकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। अब चौथा नंबर चैप्टर आपका आ जाता है ईसीएस सिस्टम। ईसीएस सिस्टम क्या है, आप लोग जो जूनियर जब बचपन में थे, तो आपने स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र पढ़ा होगा। यहाँ पर मेनली उसी को ईसीएस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि आपके हड्डियों के बारे में पढ़ना है। बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, टोटल एडल्ट ह्यूमन में कितना होता है, 206 हड्डी। तो एकदम 206 हड्डी आपके जबान पर होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। किस हड्डी का पोजीशन कहाँ है, ये सब चीज पता होना चाहिए। प्लस कितने प्रकार का ज्वाइंट होता है, मूवमेंट होता है, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन। बोन क्या है, बोन के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में, साथ ही साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन और आपके जो एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल मतलब एकदम एक्सिस में जो आ रहा है, ये देखो एक्सिस में आ रहा है, और एपेंडिकुलर यानी कि साइड साइड जो आ रहा है उसको एपेंडिकुलर कहते हैं। और ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ना है, जहां जोड़ा है, जैसे कि ये देखो ज्वाइंट है ना, एंड डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट से रिलेटेड बीमारियां जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस टाइप की चीजें जो कि जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, जॉइंट पेन, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है चौथे नंबर चैप्टर में। 5वां नंबर चैप्टर है आपका हीमोपोएटिक सिस्टम। देखो हीमोपोएटिक, हीम वर्ड का मतलब क्या होता है पता है, कहीं पे भी आ जाए बायोलॉजी में, यानी कि आप अगर बात करें तो हीम वर्ड का मतलब होता है ब्लड। क्या होता है, ब्लड। एंड पोएटिक वर्ड मतलब होता है पोएसिस। पोएसिस मतलब होता है एक तरीके से प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यानी ब्लड बनता कैसे है। यहाँ पर ये चीजें आपको मेनली पढ़ना है, और ब्लड के कंपोजिशन, मेनली ब्लड के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। जैसे अगर एक ब्लड को वाइल में रखा जाए तो उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि आपका ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह आते हैं। तो ब्लड में बहुत अच्छे तरीके से पूरी सारी चीजों को पढ़ना है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है। ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वाटर, सबसे ज्यादा मात्रा में पानी, क्योंकि ब्लड फ्लूइड है, फ्लूइडिटी तभी तो आया क्योंकि उसमें पानी है, समझ रहे हो। तो आपको सब कुछ वहां पर ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है कि ब्लड में क्या क्या है ना। प्लस फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, कैसे ब्लड बनता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इन तीनों के आपके फंक्शन को पढ़ना है कि क्या काम है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, जैसे कि आपका अगर कहीं हाथ कटता है तो थोड़ी देर खून बहता है, उसके बाद वहां पर खून जम जाता है, वो आखिर कैसे जमता है, और वो खून जमने बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लगातार खून बहता रहेगा, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप, अलग अलग ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, तो उन सारे ब्लड ग्रुप को कैसे क्या होता है, क्या महत्व है किस ब्लड ग्रुप का, कौन किसका कौन सा कैसा ब्लड ग्रुप है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है इस नंबर चैप्टर में।
अब छठे नंबर चैप्टर में है लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखो कुछ नई चीजें नहीं है, जैसे आपका ब्लड होता है ना वैसे आपके बॉडी फ्लूइड है लिम्फ, बस अंतर इतना है कि ब्लड जो है ना वो आपका रेड होता है क्योंकि उसमें आरबीसी होता है, लेकिन लिम्फ में आरबीसी नहीं पाया जाता, ये रेड नहीं होता, ये कलरलेस फ्लूइड होता है ना। और इसका भी उसी तरीके से पूरे बॉडी में जैसे ब्लड को बहने के लिए आर्टरी वेन एकदम फैला हुआ है, वैसे लिम्फ के लिए भी लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है। ये हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने में, इम्यून डिफेंस में हेल्पफुल होता है। इम्यून सिस्टम में जैसे कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मेनली मजबूत करने का काम करता है। इसमें लिम्फ क्या है पढ़ना है, लिम्फेटिक सिस्टम, इसके कंपोजिशन, इसका फंक्शन और स्प्लीन और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि आपके हार्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। कार्डियो वर्ड मतलब जानते हो क्या होता है? कार्डियो वर्ड जैसे डॉक्टर होता है ना कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट किस चीज के डॉक्टर होते हैं? हार्ट के। तो यहाँ हार्ट के बारे में पढ़ना है। वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, हार्ट से जुड़ी जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, यहाँ हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट सबसे पहले पढ़ना है, फिर ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है ना। सर्कुलेशन जैसे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है पल्मोनरी, क्या होता है कोरोनरी, क्या होता है सिस्टेमिक, लेकिन तीनों सर्कुलेशन आपको जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड, है ना, 0.8 सेकेंड का होता है। कार्डियक साइकिल सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक बार हार्ट बीट करने में जितना चीजें होती हैं प्लस जितना समय लगता है, उस समय के दौरान जो भी चीजें होती है सबके बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। हार्ट साउंड पढ़ना होता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऐसा सुने होंगे आपने, जिसको भी किसी प्रकार का कोई समस्या होता है हृदय से संबंधित तो उसकी ईसीजी देखी जाती है। तो इसमें इस वेव का मतलब होता है ना, तो उन सारे ईसीजी को पढ़ना है। फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसके रेगुलेशन, कैसे हाई कैसे लो, क्या जब हाई हो जाए तो क्या करना चाहिए, लो हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। देखिए आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर एग्जिट एग्जाम सुन रहे क्या होता है? तो देखो एग्जिट एग्जाम में भी आपका यही आने वाला है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस से, और एचएपी से भी क्वेश्चन आएंगे और उसका भी सिलेबस यही रहने वाला है। तो कुछ नया नहीं पूछा जाएगा, जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं इसको अगर थोड़ा सा रिवीजन में रखिएगा, एकदम हम जब लाइव पढ़ाएंगे तो उसमें एमसीक्यू वगैरह साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक मतलब चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिल जाएगा टेस्ट के फॉर्मेट में, प्लस उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आराम से चिंता नहीं करना है, आप उसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ हार्ड नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलना चाहिए, टीचर आपको गाइडेंस अच्छा मिलना चाहिए, आसानी से आप निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? श्वसन तंत्र, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहने का मतलब हुआ कि आपका जो ये श्वसनीय अंग है, जैसे कि लंग्स है ना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सब चीजें हो गई जहां से सांस अंदर जा रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना और उसका फंक्शन वगैरह। आप कैसे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है, जैसे कि समझ जाइए कि रेस्पिरेशन मतलब सांस अंदर भी ले रहे हैं, सांस बाहर भी छोड़ रहे हैं, तो सांस अंदर लेने की जो प्रक्रिया चल रही है वो किस प्रकार से सांस अंदर आ रहा है, फिर सांस बाहर छोड़ रहे तो कैसे सांस बाहर जा रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। प्लस अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज होते हैं, उसके डेफिनेशन प्लस उसके वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जहां पर आपको पता होगा, बचपन से आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट्री कैनाल मुंह से लेकर के एनस तक, माउथ से लेकर के एनस तक, इंटीरियरली ओपनिंग क्या है माउथ और पोस्टीरियर ओपनिंग एनस, यहाँ के बीच में पूरा खाना डाइजेशन होता है, शुरू होता है, तो है ना। तो पूरे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है जीआईटी का। जीआईटी मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसी को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, आहार नाल, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने हैं। प्लस एक्सेसरी ग्लैंड्स, यानी कि सहायक ग्रंथियां जो पाचन में हैं, जैसे कि लिवर हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, सेलिवरी ग्लैंड हो गया, मतलब ऐसी ग्लैंड जिसमें कि खाना, ऐसा थोड़ी है लीवर खाना में घुसता है, जैसे पेट में खाना आता है ताकि पचे, तो लीवर में खाना जाता थोड़ी है, लेकिन लीवर फिर भी रोल प्ले करता है खाना के डाइजेशन में, क्योंकि वो क्या बनाता है, बाइल बनाता है, पित्त बनाता है, और वो पित्त क्या है, जो वसा खाते हैं आप, फैट खाते हैं, तेल घी मक्खन बटर जो खाते हैं, उसको पाचन करने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि खाना पाचन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। प्लस फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आखिर कैसे डाइजेशन हो रहा है, बोले तो फिजियोलॉजी यानी कि किस प्रकार से क्या कार्य है, कैसे डाइजेशन का कार्य हो रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर चैप्टर नंबर 10 हो जाता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो कि आपकी हड्डियों से जुड़े हुए मांसपेशियां होते हैं, है ना, तो उनके बारे में स्पेशली उसकी हिस्टोलॉजी पढ़नी है। हिस्टोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी ये भी एक प्रकार का टिश्यू है और इस टिश्यू की पूरी स्टडी करनी है।
एंड अगर बात करें फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आखिर मांसपेशियां कैसे करके कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो इसका क्या फिजियोलॉजी है, प्लस स्केलेटल मसल के अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 है नर्वस सिस्टम, है ना, तंत्रिका तंत्र, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, प्लस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मिड ब्रेन, यानी कि जो आपके ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, है ना, उसके बारे में पढ़ना है। प्लस आपके जो हाइपोथैलेमस है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, बेसल गैंग्लिया है, इसके फंक्शन को पढ़ना है। स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर और रिफ्लेक्सेस पढ़ना है। नेम द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व, है ना, क्रेनियल नर्व होता है, उसके बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे तो सेंस ऑर्गन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज। इन आपके जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, आई आंख, ईयर कान, एंड स्किन, स्किन मतलब चमड़ी हो गया, टंग मतलब जीभ, नोज मतलब हो गया नाक। इन सब के बारे में डिटेल में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, खास करके ईयर, आई और स्किन का तो जरूर से जरूर। फिर है यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आप कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको कह सकते हैं, कैसे आप अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट होता है जैसे कि यूरिन, है ना। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें कि आपका किडनी वगैरह आ जाता है, तो किडनी वगैरह के बारे में पढ़ना है, कैसे यूरिन बनता है वो पढ़ना है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास सिस्टम इसको कहते हैं, वो चीजें पढ़नी है। एंड क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, वो सब पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, वैसे ग्लैंड जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करे और उसके जो प्रोडक्शन है यानी कि जो भी उससे रिलीज होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आता है, न कि किसी डक्ट के द्वारा कहीं कुछ जाता है ना। तो ये चीजें हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स, जिसमें कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एडिनल ग्लैंड पढ़ना है, थायराइड, पैराथायराइड और पैनक्रियाज और गोनेड्स पढ़ना है। फिर है चैप्टर नंबर 15 जो कि लास्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, जहां पर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एकदम से पूरा पुर्जा पढ़ लेना है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन कहने का मतलब है कि जो मांसपेशियां बोल रहा हूँ, मासिक जो स्राव होता है यानी कि लड़कियों में जो पीरियड्स होता है वो आखिर कैसे होता है, पूरे उसके बारे में, साइकिल के बारे में पढ़ना है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के बनने की प्रक्रिया, oogenesis ओवम के बनने की प्रक्रिया, प्रेगनेंसी, पर्चुरेशन, इन सारी चीजों को पढ़ना है पूरे डिटेल में। एंड बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो 2025 का रहने वाला है, आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं, है ना। ये एक्सेप्ट एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को छोड़ करके पूरे जो भारत के जितने भी राज्य हैं सब में ये एलिजिबल होगा, यही एग्जाम पैटर्न। क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा कि टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं एमपी का भी बताऊंगा, पहले ये सुन लीजिए। आपके टोटल पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 चीज में बटा होता है। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव होता है। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, टोटल आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से कोई 6 क्वेश्चन बनाना है, और 6 पंचे 30, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो टोटल 30 मार्क्स हो गया। उसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 11 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कोई एक छोड़ सकते हैं, यानी कि 10 बनाना है आपको, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 10 या 30, और ऑब्जेक्टिव 20 को आएगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सेंटेंस। इस प्रकार से अगर देखा जाए 30 30 60 20 80, टोटल 80 नंबर के आपके पेपर रहने वाले हैं, ये आपका एचएपी में, ठीक है। और अगर ये था पूरा सिलेबस, और बात करें एमपी के लिए तो मध्य प्रदेश में ये चीजें चेंज हो जाती हैं, वहां पर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करें, यदि आप ये डेमो लेक्चर देख रहे हैं और इस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के इस वीडियो लेक्चर कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, डेली लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, ई बुक लाइव क्लासेस में मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना है, सारा सब्जेक्ट। ई बुक पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, लाइव चैट, बाइलिंगुअली और एग्जिट एग्जाम, जो आपके सर का दर्द है शुरू से ही प्रैक्टिस आपको कराते जाएंगे, बाद में आप चुटकी में भी एग्जिट एग्जाम निकाल लेंगे। और यदि आप बुक के तलाश में, तो हमारे द्वारा बनाए गए बुक को भी आप मंगवा सकते हैं, एकदम मस्त 5 बुक है, 5 सेट बुक है, 5 सेट बुक आप उदित फार्मेसी के ऐप से ही ऑर्डर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। बस जो पढ़ाएंगे उसको आप इस किताब से पढ़िए, 2 चीज करना है, कोर्स ले लेना है और बुक ले लेना है, और जो पढ़ाएंगे उसको होमवर्क में इससे पढ़ के आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी आपको सारी जानकारी आपको इस हेल्पलाइन नंबर पे भी मिल जाएगी, अगर कोई समस्या होगा
तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सुबह 8 से 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम से कंप्लीटली हेल्प ले सकते हैं अगर कोई पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आ जाए तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।